नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 विज्ञान, जिसमें हमारा पहला पाठ है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। दोस्तों, हमने इस पाठ के अंतर्गत हमने अभी तक 2 वीडियो देखा। कहने का मतलब भाग 1 और भाग 2। दोस्तों, आज हम तीसरे वीडियो को देखेंगे, तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिसमें हमें पढ़ना है अपचयन अभिक्रिया क्या है। यहीं से हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे, दोस्तों अगर वीडियो देखना है तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो का आपका लाभ मिलेगा। अन्यथा आप वीडियो देखेंगे, अपना कीमती समय खराब करेंगे। दोस्तों बात न करते हुए हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। लेकिन दोस्तों, आपसे एक बात कहेंगे कि अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों, ये हमारे मन में जो भावनाएं थी, हमने कह दिया करना आपको अपने मन से है, लेकिन लास्ट बार फिर से मैं से वही बात कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और 100% इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो यदि आपसे कोई कहे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कह देना अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। दोस्तों, परिभाषा लिख लीजिएगा। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन ये दोस्तों परिभाषा थी, और परिभाषा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुरानी परिभाषा, एक होती है आधुनिक। तो ये है दोस्तों पुरानी परिभाषा। आइए हम इसके विविध उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला यहाँ पर है, हाइड्रोजन जुड़ेगा क्लोरीन से, तो ये क्लोरीन है और ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब ये जुड़ा और यहाँ पे Cl2 बना लिया, और यहाँ पे बनाएगा आपका 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों फिर से देखिएगा, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। कहने का मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से जुड़ा, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन का अपचयन कर रहा है और बना क्या रहा है? यहाँ पे बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2CHCl3, ये हमने कर दिया, अथवा इसे हम कर दें CHCl3, और उसके बाद 2H मतलब हाइड्रोजन को लगा दें यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे H कितनी बार है? 2 बार है। नाम क्या इसका होगा? इसका नाम है क्लोरोफार्म। नाम क्या है? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म का अपचयन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। तो बनाएगा क्या? आपका बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, बाहर चले जाएंगे। क्या होगा? HCl यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लोरोफार्म का अपचयन कराते हैं तो बनता है आपका डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन, और HCl बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि जब हम क्लोरोफार्म का अपचयन कराते हैं तो बनता है डाइक्लोरोमीथेन और HCl बाहर चला जाता है। इस बात को हमने समझा। आइए इसके कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है क्लोरोफार्म। क्या है? क्लोरोफार्म। दोस्तों, ये उदाहरण है क्लोरोफार्म का। क्लोरोफार्म की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे। हाइड्रोजन मतलब क्लोरोफार्म का अपचयन कराएंगे। जब हम क्लोरोफार्म का अपचयन कराएंगे तो बनाएगा क्या आपका? ये बनाएगा बेंजीन। क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा, प्लस HCl बाहर चला जाएगा। दोस्तों देखिए, ये क्या है? ये है क्लोरोफार्म। आप क्लोरोफार्म का अपचयन करा रहे हैं तो बना क्या? बेंजीन बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर चला गया। हमने यहाँ पर इस बात को भी समझा। आइए हम इसका
एक उदाहरण और देखते हैं कि अपचयन अभिक्रिया का और कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वह है CuO, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन से आप क्रिया कराओगे, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन से, तो होगा कि आपका कि ये और ये इतना जुड़ेगा, बना लेगा यहाँ पर H2O बना लेगा, साथ ही साथ कॉपर बाहर चला जाएगा, कॉपर क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक क्या अपचयन की पुरानी परिभाषा क्या है, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है, इसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, अर्थात इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपचयन हुआ है। उसी प्रकार ये है क्लोरोफार्म, ये है हाइड्रोजन, कहने का मतलब है क्लोरोफार्म से हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पर क्लोरोफार्म का अपचयन हो गया और बना डाइक्लोरोमीथेन, साथ ही साथ HCl बाहर चला गया। फिर दोस्तों हम बात करेंगे, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ा और जुड़ने के बाद हाइड्रोजन ने क्लोरोबेंजीन का अपचयन कर दिया, तब बना बेंजीन और HCl बाहर चला गया। उसी क्रम में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन को जोड़ा गया तो हाइड्रोजन ने क्या किया कि जल को बना लिया और कॉपर को अपचयित कर दिया, ये जल बन गया और कॉपर अवक्षेप के रूप में आ गया। तो दोस्तों हमने देखा अपचयन की पुरानी परिभाषा, आइए हम देखते हैं अपचयन की आधुनिक परिभाषा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की आधुनिक परिभाषा। क्या बात करेंगे? अपचयन अभिक्रिया की आधुनिक परिभाषा। तो दोस्तों अपचयन अभिक्रिया की जो आधुनिक परिभाषा है वह इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक जब किसी पदार्थ में अथवा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है, कहने का मतलब ये है कि अपचयन वह अभिक्रिया होती है जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है या जुड़ता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब उस पदार्थ का यहाँ पर अपचयन होता है और इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों पुनः ध्यान दीजिएगा, जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस पदार्थ का अपचयन होता है और उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, मान लीजिए ये है आयरन, Fe यहाँ पर कितना प्लस में है, 3 प्लस में है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आयरन परमाणु ने 3 इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर कर दिया है। आयरन परमाणु ने अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है और अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, कौन, इस Fe ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब बदलेगा किस में, Fe2 प्लस में बदल गया। तो दोस्तों आपने देखा कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अपचयित हो गया। क्या हो गया? अपचयित हो गया। तो आपने पहला उदाहरण देखा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिंक पर कितना बेस है, यहाँ पर +2 का है, कहने मतलब चार्ज इस पर कितना आ गया है, 2। अगर हम चाहें इस Zn2+ को, Zn मतलब जिंक +2 को हम चाहें कि Zn में कन्वर्ट कर दें, Zn में बदल दें, तो हमें करना क्या होगा, ये Zn है, अगर Zn में बदलना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमें जोड़ना होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें ऐड करने होंगे। तो देखिए ये Zn2+ है, ऐसे इसको हम लिख देंगे Zn++। अब 2 प्लस आवेश है, प्लस को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आएगा और इसमें जुड़ेगा, तब ये किसमें, जिंक में बदल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो ये
हाइड्रोजन प्लस में है। अगर हम चाहें इसे कि इस रूप में बना दें तो क्या करना होगा, हमें H2 के रूप में बना दें तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हमें जोड़ना होगा, तब ये H2 के रूप में हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ इसका एक उदाहरण और है, आइए हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कौन, 2Cl- ये है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करती है और बनाता क्या है आपका, Cl2 बनाता है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से इस उदाहरण को देखा और समझा कि अपचयन अपक्रिया की आधुनिक परिभाषा। तो अपचयन अपक्रिया की आधुनिक परिभाषा क्या है, जब किसी पदार्थ में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो उससे ही हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, Fe2+ बना लिया। उसी प्रकार Zn++ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, जिंक में बदल गया। उसी प्रकार 2H मतलब 2H पॉजिटिव, मतलब इस H ने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया तो H2 में बदल गया। उसी प्रकार 2Cl जो है यहाँ पे माइनस में है, ध्यान देना, ये 2Cl- है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो Cl2 में बदल गया। कहने का मतलब इन सभी अपक्रियाओं में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार किए गए हैं। स्वीकार मतलब ग्रहण किए गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा अपचयन अपक्रिया को विस्तार पूर्वक। आइए हम देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। दोस्तों हम अब बात करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया की, अभिक्रिया, तो हम इसकी बात करेंगे। इसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, इसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान देना पड़ेगा आपको। दोस्तों बात करते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया की। तो आप कहोगे रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि इस प्रकार की अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो साथ ही साथ दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। इस प्रकार की अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, और उसी अपक्रिया में दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। कहने का मतलब इनमें से कोई भी एक प्रक्रम अकेला नहीं होगा। अगर होगा, ऐसा नहीं होगा कि केवल ऑक्सीकरण हो या कि केवल अपचयन हो। अगर होंगे तो दोनों प्रक्रम एक साथ होंगे। दोस्तों परिभाषा को हमने समझ लिया है, आइए अब हम परिभाषा को नोट करते हैं। तो आप कहोगे रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं, इनमें से कोई भी एक प्रक्रम अकेला नहीं हो सकता या नहीं होता, अकेला नहीं होता, ना ही ऑक्सीकरण, ऐसे लिखें, ना ही ऑक्सीकरण और ना ही अपचयन। तो हमने इस बात को समझा। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। इसमें से कोई भी एक प्रक्रम अकेला नहीं होता। कहने का मतलब न तो ऑक्सीकरण अकेला होगा न तो अपचयन होगा, जब भी होंगे दोनों प्रक्रम साथ साथ होंगे। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है।
तो आपने इस बात को समझा है। आइए अब हम समझते हैं इसके उदाहरण कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के हम उदाहरण को देखेंगे। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया का पहला उदाहरण हमारा इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2Na प्लस और ये यहाँ पे लिख देंगे हम Cl2 और ये बदलेगा Cl2। उसके बाद ये बनाएगा Na2 और 2Cl-, ये हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें देखना है कि इस अभिक्रिया में किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन हो रहा है। दोस्तों पहले हमें प्राप्त करना होगा, पता करना होगा कि अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। अर्ध अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हमें पहले प्राप्त करना होगा कि अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। नाम से पता लग रहा है दोस्तों, अर्ध अभिक्रिया मतलब आधी अभिक्रिया। तो अगर हम बात करेंगे तो जो आपका 2Na है, कहने का मतलब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। लेकिन कई बार है यहाँ पे दोस्तों 2 बार है। सोडियम कई बार है, यहाँ पे 2 बार है, इसलिए क्या करेगा, सोडियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऐसे आप लिख दोगे ये। तो आपने इस बात को समझा। कहने का मतलब यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपका अर्ध अभिक्रिया। कहने का मतलब ये पूर्ण अभिक्रिया है, इसमें से आपने आधा को निकाल लिया। जब आधे को निकाल लिया तो क्या बन गया आपका, ये बन गया अर्ध अभिक्रिया। आपने इसको समझा। हम फिर बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में होता क्या आपका कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या Cl है यहाँ पे, 2Cl-। अब इसने त्यागा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को पा जाता है तो क्या होता है, ये Cl2 में बदल जाता है। किस में, Cl2 में बदल जाता है। आपने इसको देखा, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो, Na2, बात तो वही होगी। तो आपने देखा पहली अर्ध अभिक्रिया ये है, दूसरी अर्ध अभिक्रिया ये है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया भी होती है। किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में अर्ध अभिक्रिया भी होती है, जैसा कि आपने अभी देखा। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको समझना चाहें इस रूप में तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे कि इस सोडियम ने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। इस सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, माइनस मतलब इस सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है और Na+ बना लिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि जो इसने इलेक्ट्रॉन को, मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले क्लोरीन ने ग्रहण किया है। ध्यान देना दोस्तों, इस वाले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। और कौन से इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम द्वारा त्यागा गया था। जो सोडियम द्वारा त्यागा गया था इलेक्ट्रॉन, उसको इस क्लोरीन ने ग्रहण किया है और Cl2 में बदला हुआ है। अगर दोस्तों आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपके सामने ये उदाहरण है। पहले स्टेप में हुआ है आपका ऑक्सीकरण हुआ है और दूसरे स्टेप में हुआ है अपचयन, ये हुआ है दोस्तों। तो आपने क्या देखा है कि ये जो सोडियम था, सोडियम ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद Na2+ बना लिया, मतलब Na+ बना लिया। ये 2 बार है, आपने इसको देखा। कहने मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन है 2 बार, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा था, यहाँ पे त्यागा है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और किसमें, क्लोरीन में बदल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका अपचयन हुआ है। हमने इस बात को समझा था। आइए दोस्तों अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। दोस्तों आपके सामने 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करके बताइए कि इन दोनों में से, मतलब जो दिए गए हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। दोस्तों आप लोग कोशिश करके बताइए, बाकी हम यहाँ पर इसको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। लेकिन साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि कॉपर ने क्या किया है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 29 होता है, लेकिन कॉपर ने यहाँ पे अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया है। तो दोस्तों पहले हमें समझना पड़ेगा कि अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम अर्ध अभिक्रिया समझ जाएंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे जिंक की। तो जिंक का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 30 होता है और जिंक के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। फिर सुनिए दोस्तों,
जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। जिंक के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है और बदल जाता है किसमें, Zn++ में या Zn2+ में बदल जाता है। आपने इसको समझा। उसी प्रकार यहाँ पर जो कॉपर है, क्या है, कॉपर है। कॉपर ने क्या किया है, खुद मतलब पहले से 2 इलेक्ट्रॉन खो बैठा है। कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन पहले से खो बैठा है और कैसा है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया है। अगर आपसे कोई कहे कि इस कॉपर पॉजिटिव को आप बदलिए, किसमें, इस कॉपर पॉजिटिव को आपको बदलना है, तो अगर आपसे कोई कहे कि इस कॉपर को आप बदलिए कॉपर में, दोस्तों फिर ध्यान देना, अगर आपसे कोई कहे कि कॉपर 2+ को आप कॉपर में बदलना है तो क्या करोगे, तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लगाओगे, तब ये कॉपर 2+ कॉपर में बदल जाएगा। तो आपने इस बात को समझा दोस्तों। कहने का मतलब है कि जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और जिंक ++ बना लिया। उसी प्रकार कॉपर ने क्या किया है, पहले से ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो बैठा है, त्याग दिया है। अगर ये कॉपर चाहता है कि हम सामान्य अवस्था में आ जाएं, कॉपर के रूप में आ जाएं, तो क्या करना होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होंगे और जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ये कॉपर 2+ कॉपर में बदल जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इस अपक्रिया की, ये तो दोस्तों समझ में आ गया है। इसमें हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इसमें हुआ है अपचयन, अपचयन। दोस्तों आपने देखा कि ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार से हो रहे हैं। यहाँ पे है, अगर हम बात करें पहले अपक्रिया की, तो यहाँ पर Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, ये Fe2+ में बदल गया। फिर देखिए दोस्तों, Fe पर आवेश कितना था, 3 था, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करने पर Fe2+ में बदल गया। यहाँ पर हुआ है अपचयन, अपचयन हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Hn की, तो Hn में क्या हुआ है दोस्तों, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। Hn में क्या है, Hn2+, मतलब Hn अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है पहले ही। अगर आपने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे और निकाल दो, Hn ने पहले से ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो बैठा है, आप चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका और निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, Hn4 में बदल जाएगा। फिर से आप ध्यान दीजिए दोस्तों, Hn2+ में है, 2 इलेक्ट्रॉन खो बैठा है, अगर चाहो 2 इलेक्ट्रॉन इससे और निकाल दो तो ये Hn4+ में बदल जाएगा। कहने का मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से देखा रेडॉक्स अपक्रिया को विस्तार पूर्वक। रेडॉक्स अपक्रिया में हमने समझा कि मतलब इस प्रकार की अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रम साथ होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपक्रिया के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पदार्थ है A और दूसरा मतलब इसका जो उत्पाद बना है वो है B। तो दोस्तों होता क्या है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जो एक दिशीय अपक्रिया होती है। क्या होती है, एक दिशीय अपक्रिया होती है, एक दिशीय अपक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अभिकारक A से उत्पाद B बनता है। ध्यान देना दोस्तों, अभिकारक A से उत्पाद B बनता है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे कोई कहे कि उत्पाद से अभिकारक बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। फिर ध्यान देना, इस प्रकार की अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पाद से कह दीजिए अभिकारक, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ये R मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन कोई कहे कि प्रोडक्ट से अभिकारक तो नहीं बन सकता है। दोस्तों आप ऐसे कह सकते हो कि इससे तो ये बन जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें इससे ये, तो ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों आप कहोगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया है जो एक दिशीय अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम समझते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बनाएगा आपका CaO+, ये बना लेगा आपका CO2 गैस।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कि मतलब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को आपस में मिलाओ तो ये बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला उदाहरण है वह है 2KClO3। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। 2KClO3 दोस्तों इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है आपका कि ये पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है, साथ ही साथ बनाता है आपका ऑक्सीजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। साथ ही साथ हम बात करें दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये आपका क्या है? कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगर आप चाहो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम इसको अलग अलग कर लें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। दोस्तों इसके और उदाहरण है, जैसे यहाँ पर हम बात करें KOH प्लस HCl, तो दोस्तों होगा क्या यहाँ पर होगा आपका दोस्तों कि यहाँ से इतना जल बाहर चला जाएगा, ये बन करके बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका KCl प्लस HOH। क्या बनेगा दोस्तों? KCl प्लस HOH। तो ये जो हमने उदाहरण देखा, ये सभी उदाहरण किसके हैं दोस्तों? ये सभी हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया के। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जो एक पदीय अपक्रिया होती है। कहने का मतलब है अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। जैसे हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। उसी प्रकार अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गर्म करें तो आपका ये अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। पोटेशियम क्लोरेट को हमने देखा गर्म किया तो गर्म किया तब यहाँ बना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनी। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो CO2 गैस बना। उसी प्रकार हमने KOH और HCl को मिलाया, पोटेशियम क्लोराइड और जल बना। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अब हम देखेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में। क्या बात करेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में। तो आइए दोस्तों हम इसको भी समझते हैं कि उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। अब पहले इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पदार्थ A है और ये पदार्थ B में बदल रहा है। तो दोस्तों आप कहोगे इसमें कि यह अपक्रिया जो होती है यह द्विपदीय अपक्रिया होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों आपका कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से अभिकारक बनेगा। फिर सुनिए दोस्तों, उत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है दोस्तों जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और यह द्विपदीय अपक्रिया होती है, अर्थात यह दो दिशाओं में संपन्न होती है। तो हमने इसको देखा। आइए हम इस अपक्रिया के उदाहरण को समझते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन गैस और ये है हाइड्रोजन गैस। इन दोनों गैसों को हमने मिलाया तो मिलाने पर क्या बनेगा? मिलाने पर यहाँ बनेगा आपका अमोनिया गैस। ये बना। यह कैसी अपक्रिया है? यह उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हमने मिलाया तो बनी अमोनिया। अब इस अमोनिया को अगर हम गर्म करेंगे तो ये फिर से हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में टूट जाएगी। अगर दोस्तों हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं तो क्या होगा? वो हमारा होगा इस प्रकार से RCOOR प्लस जल। मतलब ये हमारा है एस्टर। ये क्या है? एस्टर है। एस्टर की क्रिया हम पानी से कराएंगे तो बनेगा पहले आपका RCOOH प्लस ROH। दोस्तों फिर से देखिएगा, ये हमारा एस्टर है। इसकी क्रिया हमने पानी से कराया तो बना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। अगर हम चाहें इन दोनों को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद क्रिया कराएं तो फिर से इससे हमें पानी और एस्टर प्राप्त हो जाएगा।
तो ये सभी क्या हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया के उदाहरण हैं। दोस्तों उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों अगला उदाहरण क्या है, तो अगले उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पर NH4Cl प्लस यहाँ पे क्या मिला देंगे, यहाँ पे मिला देंगे आप पानी, तो ये बनाएगा NH4Cl और जल को मिलाओगे तो दोस्तों ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है, इसलिए पहले आप ये चिन्ह बना लीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये HCl बाहर चला जाएगा, बनेगा यहाँ पर NH4OH प्लस HCl। तो ये क्या है दोस्तों, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण है। एक उदाहरण इसका हम और देखते हैं जो बहुत आसान है। तो ये बनाएगा दोस्तों आपका यहाँ बनाएगा आपका 2NaOH, क्या है 2NaOH, उसके बाद है आपका H2SO4। दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये इतना भाग और ये इतना भाग बाहर निकल जाएगा तो बनाएगा Na2SO4 और बच्चा क्या है यहाँ पर दोस्तों, देखिए सही से, यहाँ पे 2 OH बचे हैं, इसलिए पानी का कितना अणु हो जाएगा, यहाँ पर 2H मिल के कुल बना लेगा पानी का 2 अणु, इस प्रकार से बना लिया। तो आप दोस्तों परिभाषा दे सकते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और पानी बनता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो दोस्तों हमने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा और आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि अपचयन अपक्रिया क्या है, इसकी हमने पुरानी परिभाषा देखा, आधुनिक परिभाषा देखा, फिर हमने पढ़ा रेडॉक्स अपक्रिया क्या है और लास्ट में हमने पढ़ा उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में लिखें, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ही शेयर करें।